नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम लोग जीएस की क्लास, जिसमें टॉपिक हमने लिया है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में एक टॉपिक है ब्रह्मांड। फर्स्ट टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक को करने के बाद जो है बनने लगेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। कहता है जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थेनीज के द्वारा। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। चलिए, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो है हम लोग मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है ब्रह्मांड। कहता है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंडकनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल मंडकनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म जितने भी अणु हैं या फिर मंदाकिनी हैं, जितने भी सूक्ष्म अणु हैं, जितने भी विशाल मंदाकिनी हैं, उन सभी को जो है हम लोग अगर मिला दें, सभी को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। और किनके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा किया गया था। और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की। सर्वप्रथम जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा किया गया। और अगर ईस्वी पूछा जाता है तो 1927 ईस्वी में। बट दूसरी बार उसको और अच्छे तरीके से वर्णन किनके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट वैगनर के द्वारा किया गया था 1967 ईस्वी में। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। देखिए, कहा जाता है कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत था, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ
जितने भी ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पदार्थ हैं उनमें सभी पदार्थ प्रारंभ में यानी शुरुआती समय में सभी पिंड जो थे सभी पदार्थ जो थे वो पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन तो सूक्ष्म था बट तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण जो है इसमें जो है विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनके अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। और तभी से निरंतर विस्तार हो रहा है। तभी से निरंतर विस्तार हो रहा है। चलिए, दूसरा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में अब देखते हैं क्या है। कहता है सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाले सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर कक्षा में जो भी चक्कर लगा रहे हैं ग्रह हों, उपग्रह हों, क्षुद्र ग्रह हों, धूमकेतु हों, उल्का पिंड हों, ठीक है, तो इन सभी पिंडों के समूह को जो है हम लोग सौर मंडल के रूप में जानते हैं। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुगध मेखला कहते हैं। जिस सौर मंडल में जिस हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी, आकाश गंगा या दुगध मेखला कहते हैं। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी, आकाश गंगा या दुगध मेखला कहते हैं। तो सौर मंडल के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब आइए बात करते हैं सूर्य के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले हम लोग सूर्य के बारे में ही बात कर रहे थे, सौरमंडल को समझ रहे थे। तो कि सूर्य के चारों ओर कक्षा में जितने भी पिंड जो है चक्कर लगा रहे हैं उन सभी के समूह को जो है कि हम लोग सौरमंडल के रूप में जानते हैं। तो इस सूर्य के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। कहता है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरब पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम लोग सिर्फ सेकंड में अगर देखें तो लगभग जो है 499 सेकंड का समय होगा। और ऐसे अगर हम लोग मिनट और सेकंड दोनों में बात करें तो 8 मिनट 19 सेकंड। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से कई बार जो है कि बनते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, भी है। भी आई। ठीक है। अब जो है सौरमंडल के कौन कौन से वैसे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। अभी तक हमने
सौरमंडल के बारे में समझा है कि सौरमंडल क्या होता है। फिर उसमें सूर्य का जिक्र किया गया था, तो सूर्य के बारे में समझा है कि सूर्य क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि उस सौरमंडल में के केंद्र में जो सूर्य होता है, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले। कहता है सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, ये सूर्य जो है केंद्र में है और इसके चारों तरफ जो ये 8 ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है और कौन सा ग्रह जो है सबसे लास्ट में है, ये जो है इसका पता यहाँ से हम लोगों को चलेगा, क्योंकि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उसका जो सूर्य से जो दूरी है वो दिया गया है। सबसे पहले बुध है, 1 नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल बृहस्पति है, शनि अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, तो एक बार आप सभी रिकॉल कीजिए अपने मन में, याद हो जाएगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। वंस अगेन, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आई होप कि आप सभी को याद आ गया होगा, याद हो गया होगा। अभी देखिए हम लोग सूर्य से दूरी के आधार पे हम लोग जो है कि इस चीज़ को समझे हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पे कौन से ग्रह जो है कितने नंबर पे आता है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे आकार के आधार पे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आकार के आधार पे ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है, आकार के आधार पे ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वो किस प्रकार है। अवरोही क्रम यानी सबसे पहले बड़ा ग्रह आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा जो आकार में छोटा होगा वो, फिर लास्ट में जो आएगा जो सबसे छोटा होगा आकार में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रहों का अवरोही क्रम जो है इस प्रकार है: सबसे पहले बृहस्पति है, देन शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, उसके बाद मंगल है और फिर जो है बुध है। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग देखें कि आकार के आधार पर अवरोही क्रम में ग्रहों का जो क्रम है वो किस प्रकार से है। सबसे बड़ा पृथ्वी है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे, याद हो जाएगा। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, फिर मंगल है और बुध है। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये था आपका, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि हम लोग जो है विश्व भूगोल का एक टॉपिक कर रहे थे, ब्रह्मांड। उसमें सुस्तम ब्रह्मांड कर रहे थे, जिसमें जो है हमने समझा एक संक्षिप्त जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा कि ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या होता है, इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें होती है। फिर हमने समझा सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल क्या होता है। फिर हमने समझा कि सूर्य क्या होता है। फिर उसके बाद हमने समझा कि ग्रह जो हैं टोटल कितने होते हैं सौर मंडल में, उसके बारे में समझा। फिर हमने देखा कि सौर मंडल में
जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से दूरी के आधार पे किस प्रकार से होते हैं, उनका क्रम क्या है। फिर हमने देखा कि आकार के अनुसार जो है वो उसका अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और जो है कि थोड़ा सा इससे संबंधित और वो आठों ग्रह के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सब जितने भी 8 ग्रह हैं उनकी क्या क्या खासियत है। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण जो है कि क्या होता है और ये सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है। कहता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कि आ जाती है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, जिससे सूर्य का पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? आपको अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सूर्य ग्रहण के बारे में था, एक छोटा सा जानकारी सूर्य से संबंधित। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके जितने भी ग्रह थे उन सभी को। तो आपको एक चीज़ बता दें कि अभी जो हम लोग एक एक करके ग्रह के बारे में जो अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह होंगे उन्हीं को जो है कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। आप सभी को पता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग जब ग्रह का क्रम देख रहे थे तो सबसे पहले बुध आया था, देन शुक्र, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी आया था, मंगल आया था, बृहस्पति आया था, शनि, अरुण, वरुण आया था। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो है सूर्य है। सूर्य के बारे में कहता है यह सूर्य से सबसे निकटतम या निकट स्थित ग्रह है। क्या कहा जाता है बुध के बारे में? कि यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इससे सूर्य को परिक्रमा करने में 88 पृथ्वी दिवस लगता है। सूर्य का जब ये परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने का मतलब कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर जब लगाता है तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगता है। कितना लगता है? 88 पृथ्वी दिवस। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये लाइन आपका क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो लाइन है आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो क्या बताइएगा कि बुध जो है हमारा एक ऐसा सौरमंडल का ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ये थे आपके टोटल 3 फैक्ट या 3 बिंदु ऐसे बुध ग्रह से संबंधित जिसको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ तो ये कि ये पृथ्वी का जो है सूर्य का जो है सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा चीज़ ये कि सूर्य का जब ये चक्कर लगाता है तो एक चक्कर जो है 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में। यह सौर मंडल का जो है कि सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये भी अपने आप में काफ़ी जो है कि क्या है, महत्वपूर्ण है कि शुक्र जो है एक चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है सौरमंडल का? तो क्या आप आंसर करेंगे? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। क्वेश्चन दूसरा यहाँ से भी बन सकता है कि अ, सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है कौन है? तो एक आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ें ज़्यादा चमकीला होता है वो गर्म होगा ही, ठीक है। उसके पास प्रकाश ज़्यादा होने के कारण चमकीला वो होता है और प्रकाश जिसके पास ज़्यादा होगा वो तो गर्म होगा ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? तो वो क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है, ठीक है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर सैया का तारा भी कहते हैं, ठीक है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि बुध का जो है कि कोई उपग्रह नहीं होता है। इसी प्रकार शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी जो है सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। जीवन का मतलब क्या? वायु है, पानी है, ठीक है। जो जीवन को चलाने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो सौरमंडल का नीला नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर अत्यधिक मात्रा में जल होने के कारण जो है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आ, पूरे 100% भूभाग में आपको 71% भूभाग जो है जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या फिर 23.5 अंश जो है अंश पर झुकी हुई है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना अंश झुकी हुई है? तो आंसर क्या करना है, 23.5 अंश अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। देखिए पृथ्वी क्या है ना कि सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती ही है, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी जो है कि घूमते रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो एक चक्कर जो पूरा करने में वो समय लेती है वो कितना लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है का समय एक चक्कर जो है कि अपने एज पर पृथ्वी पूरा करने में लेती है। इसी गति को घूर्णन गति इसी गति को इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। और ये जो गति है अपने अक्ष पर पृथ्वी का, और इसी गति को हम लोग जो है घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दिन रात का होना, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं, ठीक है।
पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण जो है दिन और रात होते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और जब वो अपने अक्ष पर जब वो घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। और ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने का जो काम करती है पृथ्वी, वो एक चक्कर 365.25 दिन में लगभग वो पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि की होती है। इसी स्थिति को पेरहिलियन या उपसौर कहते हैं। 2021 में 2 फरवरी को ऐसा हुआ था। देखिए, पृथ्वी जो है 4 जनवरी को सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति पर होती है। यानी 4 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी। ठीक है। ऐसा जो है कहा जाता है कि 2021 में 2 जनवरी को जो है कि ऐसा हो गया था। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई के निकटतम विधि को होती है। इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। ठीक है। देखिए, 4 जनवरी को तो वो निकटतम स्थिति में होती है और 4 जुलाई को वो जो है सबसे दूर की स्थिति में होती है। तो जब निकटतम की स्थिति में होती है तो उपसौर कहते हैं और जब दूर होती है तो अपसौर कहते हैं। ऐसा जो है 2021 में कब हुआ था? आपको 5 जुलाई को हुआ था। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है किस तिथि को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कितना? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को होता है। पृथ्वी के अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो 21 या फिर 22 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो 21 या फिर 22 जून को ऐसा होता है सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 22 जो है दिसंबर को होता है। चलिए, पृथ्वी के बारे में एक डिटेल हम लोगों ने जानकारी ली है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे जो ग्रह दिए गए हैं उनके बारे में भी। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि लाल ग्रह जो है क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ उस ग्रह पे जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति देखने को मिलता है, जिसके कारण उसका जो रंग है वो लाल देखने को मिलता है। मंगल के फोबोस और डिमोस नामक 2 उपग्रह हैं। देखिए, पृथ्वी के हमने कितने उपग्रह की बात की है? अभी तक जितने भी ग्रह हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना ग्रह पढ़ा है? बुध पढ़ा है और शुक्र पढ़ा है, पृथ्वी पढ़ा है। तो बुध के तो एक भी ग्रह नहीं है, ना ही शुक्र के हैं, पृथ्वी के एक है चंद्रमा। लेकिन अब हम लोग मंगल को पढ़ रहे हैं तो मंगल के बारे में क्या पढ़ा हमने कि मंगल के कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि हम लोग आकार के अनुसार जब ग्रह का अवरोही क्रम भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बृहस्पति जो है सबसे पहले आया था। ठीक है, तो ये आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसका उपग्रह गैनीमीड, कौन? गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब जाहिर सी बात है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका जो उपग्रह भी होगा वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। उसका नाम क्या है? गैनीमीड। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं शनि के बारे में। देखिए, शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि के बारे में डिटेल जो है कि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो वलयों से घिरा हुआ है। वलयों का ग्रह कहा जाता है, तो वो शनि है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कितने वलय हैं टोटल? तो 7 हैं। ठीक है, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 82 है, 82। शनि के उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 82 है। देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोगों ने उसके ग्रहों के बारे में ये नहीं पढ़ा कि टोटल कितने ग्रह होते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है गैनीमीड, वो बृहस्पति का। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए, पहला तो हमने पढ़ लिया कि सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है, और वो बृहस्पति का जो है कि एक उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो सौरमंडल का है वो क्या है? टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। ठीक है, ध्यान में रखना है इन सभी फैक्ट को। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अरुण के बारे में। कहता है अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह की जो खोज की गई वो किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शेल। किनके द्वारा? विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। कब? 1781 ईस्वी में। ठीक है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। देखिए, पृथ्वी पर जो है सूर्योदय जो है पूर्व दिशा से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, लेकिन अरुण ग्रह पर जस्ट उल्टा होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, तो याद रखना इन सभी बिंदु को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा वरुण के बारे में। यह सूर्य यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो वरुण के बारे में एक इम्पॉर्टेंट यह है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो हम लोग ग्रह पढ़े थे उसमें सबसे लास्ट में यानी अंतिम पायदान पे सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले, वरुण की जो खोज किया गया वो एक जर्मन वैज्ञानिक या फिर खगोलविद कह सकते हैं, जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में किया। कब किया था? 1846 ईस्वी में।
वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए कि टिट्रॉन किस ग्रह का जो है उपग्रह है। तो वरुण का है ये, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, वरुण का।